प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर पूर्ण संख्याएं के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस लेक्चर में मैं आपको पूर्ण संख्याओं के कुछ गुणों के बारे में बताऊंगा और जो पूर्ण संख्याओं के जो गुण जिनके बारे में आज हमने डिस्कस करना है वो है संवृत गुण, क्रम विनिमय गुण, शास्त्रीय गुण और वितरण गुण। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर तो चैप्टर के शुरू में पता नहीं क्या अजीब से नाम लेने लग गए। वास्तव में ये जो गुण हैं इनको हम 5वीं कक्षा तक काफी प्रयोग कर चुके हैं और आप सभी को ये आते हैं, बस इनके नाम नहीं आते। तो आज हमने सिर्फ नाम देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं संवृत गुण की। संवृत गुण को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमने सभी पूर्ण संख्याएं जो एक टोकरी में रख दी है। पूर्ण संख्या आपको पता कहां से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे कहां तक खत्म होगी कोई पता नहीं। वो सारी की सारी पूर्ण संख्या जितनी भी है अपन इस टोकरी में भर दी, मान लिया, ठीक। तो अब देखिए कि यहां से मैं कोई भी एक पूर्ण संख्या उठाता हूं। मान लिया मैंने एक पूर्ण संख्या उठा दी 2 और दूसरी पूर्ण संख्या मैंने उठा ली 3। दोनों कहां से निकाली, टोकरी से, 2 और 3। इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा तो कितना आया, 5। अब ये उत्तर 5 आया, वो चेक करो इसी टोकरी में है, बिल्कुल है, ठीक। इसी तरह से और उदाहरण लो आप। मान लिया अपन ने 10, देखो इसमें कहीं ना कहीं 10 आएगी तो 10 मैंने उठा लिया। आगे से कोई ना कोई और एक और संख्या अपनी मर्जी से कोई सोच लो, मर्जी से मान लिया मैंने 15 ले ली। 10 और 15 उत्तर कितना आ गया, 25। क्या आपको 25 टोकरी में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 6, 7, 8, 9, 10 आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं 25 तो आ ही आएगा, ठीक। तो देखो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या उठाओ, उनको जोड़ो तो आंसर जो है वो आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगा, इसी टोकरी के अंदर ही मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं जो है वो इसके अंदर क्लोज है, ठीक। इसके अंदर पूर्ण संख्याएं जोड़ के अंतर्गत, पूर्ण संख्याओं का अगर जोड़ करें तो वो इसी के अंदर क्लोज हो जाएगा, ठीक। और क्लोज को हिंदी में संवृत कहते हैं, ठीक। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं जोड़ यानी योग के अंतर्गत संवृत है। क्यों? क्योंकि जब 2 पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो आपको उत्तर क्या मिलता है, एक पूर्ण संख्या ही मिलता है, पूर्ण संख्या के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए हम ये कहते हैं कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। अब माइनस को आप बाद में डिस्कस करेंगे, घटा को आप बाद में डिस्कस करेंगे, पहले गुणा को देखते हैं। अब जैसे योग के अंतर्गत संवृत है यानी दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो इसी के अंदर क्लोज आ गया आंसर, यानी इसी के अंदर मिल गया। तो क्या गुणा का भी मिलेगा हमें, देखें। जैसे एक संख्या मैंने ले ली 2, दूसरी ले ली 4, इनकी गुणा कर दे, 2 चौके 8। 2 कहां से लिया, इसी टोकरी से। 4 कहां से लिया, इसी टोकरी से। आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। 8 भी यही आ गया। इसी तरह से आप कोई भी अपनी मर्जी से ले लो। जैसे मैंने एक 50 ले लिया और एक जैसे मान लिया मैंने 100 ले लिया। 50 भी इसमें कहीं ना कहीं आएगा, 100 भी आगे आएगा। 50 और 100 की गुणा करेंगे, 5 1 5, 1 2 3 0, 5000। 5000 भी आपको, जैसे आप इसमें जाओगे कहीं ना कहीं 5000 भी आपको आगे मिल ही जाएगा, ठीक। क्योंकि पूर्ण संख्या कभी खत्म तो होती नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्ण संख्या, जब एक पूर्ण संख्या की दूसरी पूर्ण संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उत्तर भी क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगा। तो ऐसी कोई भी जो है पूर्ण संख्याएं नहीं है जिनकी गुणा करो तो पूर्ण संख्या ना मिले, ठीक। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत है। पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत है, यानी जब पूर्ण संख्याओं की गुणा करेंगे तो ये बाहर नहीं जाएगी, इसी के अंदर क्लोज रह जाएगी, इसी के अंदर संवृत रह जाएगी, ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं गुण, जैसे अपन ने देख लिया कि योग के अंतर्गत संवृत है, गुणा के अंतर्गत संवृत है। अब घटा के अंतर्गत है। घटा में जैसे अपन ने एक 3 ले ली संख्या, दूसरी संख्या मैंने 2 ले ली, तो यहाँ तो देखो पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या घटा, यहाँ पूर्ण संख्या आ गई। लेकिन अगर आप 2 में से 3 घटाओगे तो देखो कई बच्चे कहते हैं सर 2 में से 3 घटेंगे नहीं। तो ये जैसे हम आगे एक चैप्टर आएगा उसमें से देखेंगे कि अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो एक बार तो अंतर सीधा ले लेते हैं, 3 में से 2 गए 1, और जो छोटे में से बड़ी घटती है ना तो माइनस का बच जाता है। तो -1 तो इस टोकरी में है नहीं। ठीक, तो अगर एक भी ऐसा उदाहरण आपको मिल जाता है कि जो इस टोकरी में नहीं है तो हम ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं घटा के अंतर्गत संवृत नहीं है। ये देखो इस टोकरी से बाहर चला गया, इसका आंसर बाहर चला गया तो क्लोज नहीं रहा वो। ठीक, तो पूर्ण संख्याएं घटा के अंतर्गत संवृत नहीं है। समझ आ गई बात। अब इसी तरह से अगर हम भाग के अंतर्गत देखें तो जैसे किसी संख्या 4 को मैं 2 से भाग दूं तो 2 आ गया, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर आपने 3 को 4 से भाग दे दिया तो क्या आएगा, 3/4। क्या 3/4 इसमें मिलेगी? नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। तो अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया कि जो जिसका उत्तर इस बक्से में नहीं है, इस टोकरी में नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं उस निशान के अंतर्गत, उस ऑपरेशन के अंतर्गत संवृत नहीं है। पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। ठीक, तो ये बेटा याद रखनी है आप लोगों ने बात है कि संवृत गुण कौन सा होता है। आगे मैं एक चैप्टर और करवाऊंगा पूर्णांक, उसमें आपसे पूछूंगा और आपने फटाफट पहले बता देना सर हमें याद है और हमने वहां पे किया था। अब भाग में अगर आप एक बात और करें कि क्या किसी संख्या को हम 0 से भाग दे सकते हैं। अब देखो, क्या किसी संख्या को 0 से भाग दिया जा सकता है? सोच के देखो कि जैसे मैं एक पहले बिना शून्य वाला एक भाग करके दिखाता हूं आपको। जैसे मान लिया मैंने 21 को भाग दिया, जैसे मैंने भाग दे दिया मान लिया 6 से। ठीक, और इस सवाल को मैं गलत करूंगा, आपने चेक करना है कि सर ने गलती कहाँ की है। मैं कहता हूँ 6 में से 6 दूनी 12। ठीक, और फिर मैंने घटा दिया, 11 में से 2 गए 9, और मैं कहता हूँ भाई ये भाग का सवाल है जी। ठीक, तो ये सवाल गलत है। क्यों गलत है ये? तो आप कहोगे जी शेष इससे ज्यादा नहीं बचना चाहिए। अगर शेष ज्यादा बच गया तो इसका मतलब ये सवाल गलत हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21 तो पारा थोड़ा सा बड़ा पढ़ना पड़ेगा, 6 3 18, 11 में से 8 गए 3। अब ये सवाल सही हो गया। ठीक, तो अब मान लिया कि मैं किसी संख्या को, मान लिया 2 को 0 से भाग देता हूँ, 2 को 0 से भाग देता हूँ, तो 0 का पारा बढ़ा भाई, 0 एकम 0, शेष बच गया 2। मीन सवाल तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ ज्यादा बच गया। तो 0 दूनी करूंगा तो भी 0 ही आएगा, फिर शेष 0। 0 तीय करूंगा फिर भी 0। 0 को किसी से गुणा कर लो, 1000 से गुणा करूंगा तो भी 0 के 1000 से गुणा, फिर 0 आ जाएगी, शेष फिर ज्यादा बचेगा। ठीक है, तो 0 से किसी संख्या को 0 से भाग करना अभी तक हम ये नहीं कहेंगे कि संभव नहीं है, संभव हो सकता है, लेकिन अभी परिभाषित नहीं है गणित के अंदर, अभी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मान लिया कि हमने 18 को 3 से भाग देना है, तो 18 को 3 से भाग देने का मतलब है कि 18 में से 3 घटाना बार बार।
18 में से 3 घटाया कितना बच गया 15, 15 में से फिर 3 घटाया 12, 12 में से 3 घटाया 9, 9 में से 3 घटाया 6, 6 में से 3 घटाया 3 और 3 में से 3 घटाया 0। तो कितनी बार घट गया 1 2 3 4 5 और 6 बार घट गया। तो बार बार घटाना ही भाग है। तो 18 को 3 से भाग देने का मतलब 18 में से 3 कितनी बार घटा सकते हैं 6 बार घटा सकते हैं। और 2 में से 0 कितनी बार घटा सकते हैं, पहली बार घटाया तो भी 2, दूसरी बार घटाया तो भी 2, तीसरी बार घटाया तो भी 2, कोई अंतर नहीं है। ठीक, तो हम ये कहेंगे किसी संख्या को शून्य से भाग देना परिभाषित नहीं है। गणित में इसकी कोई परिभाषा नहीं है अभी तक। हम ये नहीं कहेंगे कि संभव नहीं है। संभव तो क्या पता आप बड़े होकर मैथमेटिशियन कोई बनो, कोई नई मैथ की ब्रांच खोल तो परिभाषित कर भी दो इसको। ठीक है, तो अब कई बच्चों के दिमाग में रहता है सर कॉपी में क्या लिखा है, कॉपी में क्या करना है। तो अभी जैसे ये वाला जो टॉपिक है इसको कुछ भी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये एक लाइन लिख लेना, शून्य किसी संख्या को शून्य से भाग देना परिभाषित नहीं है। तो यहाँ समृद्ध गुण के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि 2 भाग में शून्य, 2 भी क्या है, यहाँ से पूर्ण संख्या हमने उठाई थी। ठीक है, और 0 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन जो भागफल है वो परिभाषित नहीं है, यानी इस टोकरी में तो नहीं है, वो पक्की बात है। तो इसका मतलब भाग के अंतर्गत ये समृद्ध नहीं है। तो आप इसी तरह से अपने और उदाहरण दे करके ये एक चार्ट जो है समृद्ध गुण का अपनी कॉपी के ऊपर ही बना सकते हो। कॉपी के ऊपर एक पेज पे समृद्ध गुण लिख के ऐसे ऐसे उदाहरण लिख करके और इसको थोड़ा सा जो लाइनें हैं इनको हाईलाइट करके लिखना आपने। अगला है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण का तो हमने बहुत प्रयोग किया है। पहले योग के लिए क्रम विनिमय देखें तो जैसे मान ले 2 + 3, 2 + 3 कर लो, चाहे इसका क्रम बदल दो 3 + 2। ठीक, 2 + 3 भी क्या आएगा 5 और 3 + 2 भी क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, तो ये आपको छोटी क्लासेस में सर ने बताया भी होगा या मैम ने बताया भी होगा कि भाई जोड़ से कैसे कर लो, आगे पीछे लिख के उत्तर क्या आता है सेम आता है। तो और भी कोई उदाहरण ले लो, जैसे 10 + 20, 10 + 20 करेंगे 30, तो 20 + 10 करेंगे तो भी क्या आएगा 30। तो जोड़ का सवाल अगर हमने करना हो तो पूर्ण संख्या आप आगे पीछे कैसे कर सकते हो। तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं का जोड़ करते समय आपकी छूट है कि आप रकम आगे लिखो पीछे लिखो, क्रम इनका बदल सकते हो। ठीक, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय है। ठीक, उसी तरह से आप गुणा में भी अगर देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा के लिए अगर हम देखेंगे 2 × 5 10 और क्रम बदल दो 5 × 2 भी 10। इसी तरह से आप अपनी मर्जी से कोई और उदाहरण ले लो। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय है। पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय है। ठीक, अब आप देखो इसको घटा के लिए, अगर आप 2 में से 3 घटाते हो और 3 में से 2 घटाते हो तो उत्तर सेम नहीं आता। जैसे मैंने बताया था कि इसका उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि छोटी में से बड़ी घट रही है, और इसका उत्तर प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि -1 तो 0 से 1 छोटा हो गया। ठीक है, -1 का मतलब होता है 0 यहाँ तक आपने पढ़ी है ना, 0 1 2, और इससे पहले आप चलेंगे -1। ये वैसे अभी चैप्टर अपना आया नहीं है, आगे आएगा।
ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं घटा के लिए क्रम विनिमय नहीं है। पूर्ण संख्याएं घटा के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ठीक। इसी तरह से भाग के लिए अगर आप चेक करें, 4 को 2 से भाग दो, 2 को 4 से भाग दो, तो 4 को 2 से भाग दिया, 2 को 4 से भाग देंगे तो 2/4 क्या आएगा, 2/4 काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो ये आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ठीक। तो यहाँ एक मोटी सी बात आपने क्या याद रखनी है कि जब आप कोई जमा का सवाल कर रहे हो या गुणा का सवाल कर रहे हो, जोड़ का सवाल कर रहे हो या गुणा का सवाल कर रहे हो, तब आपकी छूट है कि आप पूर्ण संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन घटा और भाग में छूट नहीं है, उसमें आप क्रम नहीं बदल सकते। ये गुण पढ़ने का यही मकसद था हमारा। और कॉपी के अगले पेज पे आपने क्रम विनिमय के लिए भी ऐसे ही एक चार्ट बना लेना है, यानी उस कॉपी के पेज को थोड़ा सा सही ढंग से साफ साफ लिखाई में ये काम करना है। उदाहरण आप अपनी मर्जी से और भी ले सकते हैं। ठीक। अब आगे बात करते हैं शास्त्रीय गुण की। शास्त्रीय का मतलब होता है कि जैसे मान लिया अपन 3 संख्याएं जोड़नी है, जैसे एक तो संख्या 2, एक है 3 और एक है 4, इन तीनों का जोड़ करना है। तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ लूं, कितना आएगा, 2 + 3 5। फिर उसके अंदर ये 4 जोड़ू, 5 और 4 कितना आ गया, 9। एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं पहले इन दोनों को जोड़ लूं। ठीक। इन दोनों को जोड़ा तो 4 और 3 7 आ गया, और इधर से कितना, 2, उत्तर आया 9। ठीक। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है 2 + 3, फिर इन दोनों की ब्रैकेट लगा के फिर प्लस में 4 है। तो इसका मतलब 2 और 3 इन दोनों को पहले हमने जोड़ लिया, 2 और 3 कितने में, 5। फिर उसके अंदर 4 जोड़ा, तब आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक। और दूसरे में देखो, ब्रैकेट आपने 2 और 3 के बजाय लास्ट वाले दोनों को लगा दी, 3 और 4 को लगा दी। तो इसका मतलब 3 और 4 ये पहले ऐड कर लिए, 3 और 4 7। 7 में फिर आप 2 जोड़ेंगे, कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। तो जोड़ के अंतर्गत पहले चाहे किन्हीं दो अंकों को जोड़ लो, 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ लो, चाहे पहले 2 को जोड़ लो, चाहे लास्ट 2 को पहले जोड़ लो, फिर उसमें बाकी बची जोड़ लो, तो उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो गुण कहलाता है शास्त्रीय गुण कहलाता है। तो अगर यहाँ जोड़ का निशान है या इसी तरह से गुणा का निशान भी अगर होगा तो भी उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एक गुणा वाला और करके देख लेते हैं। जैसे मान लिया 2 × 3 × 4 आपने ये सोल्व करना है, 2 × 3 × 4। पहले तो आप ब्रैकेट लगा देते हैं इधर, दोबारा यहाँ लगा के देखते हैं, फिर इसका उत्तर निकाल के देखते हैं। 2 3 6 6 चौके 24, और उसे इसी तरह से 3 चौके 12, 12 दूनी 24। पहले इन दोनों को सोल्व किया, 3 चौके 12, 12 को 2 से गुणा किया 24। तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम ये कहेंगे कि ये कौन सी संख्या कर रहे हैं, पूर्ण संख्या कर रहे हैं। तो पूर्ण संख्या योग और गुणा के लिए शास्त्रीय है। पूर्ण संख्याएं योग और गुणा के लिए शास्त्रीय है। इसी तरह से अगर यहाँ पर घटा का निशान हुआ तो वो बात बनेगी नहीं। ठीक। घटा वाला जो है हम आगे पूर्णांक वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक।
इसी तरह से भाग वाला भी अगर होगा तो भी उसका आंसर सेम नहीं आएगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो। तो पूर्ण संख्याएं जो है घटा और भाग के लिए शास्त्रीय नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई सम हमारा ऐसा है कि बीच में प्लस का निशान हो या गुणा का निशान हो, आप किसी तरह से पहले दो को सोल्व कर सकते हैं। और ये जो गुण है ना, ये सवालों को हल करने में बहुत हमारी मदद करेगा कि इससे सवाल आसान हो जाएंगे काफी। तो देखो कैसे आसान होंगे, हम एक उदाहरण से समझते हैं इसको। अब देखिए, कहता है संख्या 234, 197 और 103 को जोड़िए। तो आपने इस तरह से 234, 197 और 103 ऐसे सीधा नहीं जोड़ना इस बार। ये तो हो गया छोटे बच्चों वाला तरीका। अब आपने क्या करना है कि 234 प्लस 197 प्लस 103 ये है। तो अब आप यहाँ पर सोचो कि पहले कौन सी दो संख्याएं जोड़ें कि वो आसान लगे। जैसे 3 और 7 10। देखो इकाई का अंक 0 बन रहा है, पहले इन दोनों को हल करेंगे, फिर देखो सवाल कितना आसान बन जाता है कि तीनों को इकट्ठा नहीं करते, पहले इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि ये तो हम समझ चुके हैं ऊपर शास्त्रीय गुण के अंदर कि हम ब्रैकेट कहीं भी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है। तो 234, अब इन दोनों को पहले जोड़ लो। 3 और 7 10 की 0 हासिल 1, 1 और 9 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, कितना हो गया 300। अब 300 और 200 500 और 34। ठीक, चाहे सीधा जोड़ लो 4 3 3 और 2 5। तो देखो शास्त्रीय गुण ने अपना काम कितना आसान कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऐसे दो संख्याओं की पहले ब्रैकेट में बंद कर देना जिनका जोड़ करें तो पीछे 0 0 वाला आ जाए। ठीक है, 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 5000 आ जाए, 7000 आ जाए, यानी 0 0 वाला आ जाए। ऐसी संख्याओं को हम पहले ग्रुप में बंद कर देंगे, उनकी ग्रुपिंग पहले कर देंगे, ब्रैकेट में पहले बंद कर देंगे उनको। ठीक, ताकि वो अगले में जोड़ना आसान हो जाए, क्योंकि जिनके पीछे 0 आ गए वो आसानी से जुड़ जाएगा। तो शास्त्रीय गुण का यही फायदा है। अब जैसे मैं आपको एक ये सवाल दे देता हूँ कि 14 + 17 + 6। एक तो आप करो पहले 14 में 17 जोड़ो, फिर उसमें 6 जोड़ो। लेकिन एक आप ऐसे कर लो कि 14 और 6 20 हो गए जी, 20 में 17 जोड़ दिए। 20 में 17 जोड़ने का तरीका भी क्या है, 20 और 10 30 और 7 37 हो गया जी उत्तर। ठीक, तो ये जो तोड़ने वाला तरीका ये जस्ट अभी आगे गुण और आएगा उसमें आता है। तो अभी हम ये करते हैं कि 14 + 17 + 6, इसको आप कहते हैं 14 +, यहाँ देखो 17 और 6 का क्रम बदल दिया, बदल सकते हैं क्योंकि क्रम विनिमय गुण है। अब 14 + 6, इसको अलग बंद कर लिया और इसको अलग कर लिया। 14 और 6 20 है, 20 और 17 जोड़ना आसान हो गया 7 और ये 3, बस आंसर। तो ये सवाल जो है आपने सीधा नहीं चेप देना कि 14 + 17 + 6 और इसका उत्तर तो 37 आ जाएगा। लेकिन अब आपने यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाना, नहीं सर हमें देखो जगह भी बदलनी आती है, इसका क्रम विनिमय गुण भी लगाना आता है और फिर हमें ब्रैकेट भी लगानी आती है। ठीक है, इस तरह से आपने करके इसको दिखाना है। आगे तीसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर है 12 × 35। वैसे तो 12 को 35 से गुणा करनी आती है, लेकिन इसको मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूँ आपको। 12 को आप कह सकते हैं 6 दूनी 12। 12 को क्या लिख दिया 6 × 2 और आगे गुणा में कितना है 35। अब आप क्या करोगे कि 35 को 2 से पहले गुणा कर लो, इनकी 2 और 35 की पहले गुणा कर लिया, 35 दूनी 70 हो गया और 7 से के 42 0। देखो कोई भी जोर नहीं आया इसको करने में। क्या किया मैंने, पहले तो यहाँ पे ये जो 12 है, 12 को मैंने लिख दिया 6 दूनी 12। ठीक, अब मुझे पता था कि इसके पीछे 5 है, 5 को 2 से गुणा करूंगा 10, यानी 35 दूनी 70 सीधा आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले इन दोनों की गुणा कर ली। ठीक है, और इन दोनों की गुणा करने के बाद 70 को 6 से गुणा किया, 7 से 42 420 आ गया। तो इस तरह से हो सकता है आपको एक बार तो थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो अगर मान लीजिए यही सवाल आपको
वे कोई पूछ ले कि 12 गुणा 35 क्या होता है और आपके पास कॉपी पेन है नहीं, तो हम सीधा कह सकते हैं कि 12 6 दूनी 12, 35 दूनी 70, 70 तो एक तरफ लिख दिया, 70 को 6 से फिर गुणा कर लो, 7 से 42 420। बिना कॉपी पेन के भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब इसी तरह से देखिए कि यहाँ पे चौथा उदाहरण है 8 गुणा 1769 गुणा 125। अगर मान लिया पहले आप इन दोनों गुणा करें फिर 125 से गुणा करें तो देखो गुणा थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब इसका देखो 8 5 40, यहाँ से 0 बनती है पीछे, ठीक है, 8 5 40, तो ये वाले लास्ट में 0 देखो कहाँ पे बनते हैं, उन दोनों की पहले गुणा कर लो, सवाल आसान हो जाएगा। तो पहले तो 8 गुणा 1769 गुणा 125 है, इसको ऐसे लिख लो 1769 गुणा 8 गुणा 125, ठीक। फिर 1769 यहाँ दूसरी लाइन के शुरू में बराबर का निशान लगाओ। अब 8 और 125 की हम पहले गुणा करेंगे, तो पहले गुणा करेंगे तो इन दोनों की ब्रैकेट लगा दो। 125 को 8 से गुणा करेंगे, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल 2, 8 1 में 8 और 2 10, देखो कितना हो गया, 1000 हो गया। और किसी संख्या को 1000 से गुणा करेंगे 1769 1 2 3 1 2 3, ठीक। 1769 एकम 1769, आगे 3 0 तो गिन के 3 0 लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको ना आप एक और तरीके से भी करके देखना, पहले इसको 8 से गुणा करना, फिर जो उत्तर आए उसको 125 से करना, तो आपको ये आसान लगता है कि वो आसान लगता है, उससे देखो आप। तो यहाँ पे आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए कि अगर मैं 125 को 8 से गुणा कर लूं तो 8 5 40 पीछे 0 वाला बन जाएगा, पीछे 0 वाला बन जाए तो फिर सवाल छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 0 तो पीछे होते तो गुणा करते समय अपने को गिन के पीछे लगानी होती है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे अपने को खुद प्रयास करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 25 गुणा 83 58 गुणा 4। अब देखो इन दोनों गुणा करूंगा, फिर जो उत्तर है उसको 4 से गुणा करूंगा, उसके बजाय मैं क्या करता हूँ कि 25 चौके कितना होता है, 100 होता है, तो इनको मैं पहले गुणा कर लेता हूँ। 25 गुणा 4 गुणा में 8 4 358, अगले स्टेप में यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा, 25 चौके 100, 100 गुणा में 8358। अब देखो 100 से गुणा करनी आसान होती है, 8358 एकम 8358 और पीछे 2 0 है तो गिन के 2 0 लगा दिए, उत्तर आ गया बस, ठीक। और इसी तरह से दूसरा प्रयास कीजिए, अगर हमने करना है तो 6 2 5 गुणा में 625 गुणा में 3759 गुणा में 8, तो अब 8 5 40, 0 यहाँ बन रही है, तो इन दोनों की पहले गुणा कर देंगे। 625 गुणा में 8 गुणा में 3759, 625 गुणा में 8 गुणा में 3759, 8 625 की 8 से गुणा करेंगे, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 2, 8 6 48 और 2 50, 5000 की 3759 से गुणा करनी है। अब यहाँ पर आप अलग से करके देख लो, वैसे 3759 को पहले हम 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 में 45 हासिल 4, 5 5 25 और 4 29 2, 5 7 35 और 2 37, 3 5 3 15 और 3 18, तो यह आ जाएगा 18,795, आगे 1 2 3 0 तो 1 2 3 0, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है सम आसानी से हल कर सकते हैं। अब आइए योग का एक और गुण पढ़ते हैं जिसको कहते हैं योग का वितरण गुण। योग का वितरण गुण पढ़ने के लिए देखिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं कि हमारे पास ये कुछ वर्ग हैं, जैसे यहाँ से ये है 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3, अगर इनको गिने तो ये हो गए 6 गुणा 3 18 हो गए, और इनको अगर इसी तरह से गिने तो 1 2 3 4 5 6, और इधर से 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 6 गुणा 5, ठीक। तो अगर इनको इकट्ठा करके गिना जाए तो
यानी इन दोनों को जोड़ना पड़ जाए तो इधर से अपन जोड़ दिया, जोड़े तो 1 2 3 4 5 6 जोड़े तो इधर से 6 हो गए, 1 2 3 तो ये और 1 2 3 4 5 ये जोड़ा तो इधर से जुड़ गए, और इधर से 6 देखो इकट्ठा ही ले लिया मैंने। ठीक, 2 बार लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो जुड़ गई, इस साइड वाली लाइन तो एक होगी, इधर वाली जोड़नी पड़ेगी बस। ठीक, तो अब देखो क्या कोई रिजल्ट में फर्क आता है। इधर से 6 3 18, इधर 6 5 30 और इधर 3 और 5 8 8 6 48, 18 और 30 48। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनको अलग अलग करके देखोगे फिर जोड़ोगे तो भी 48 आएगा, इकट्ठे करके 6 गुणा 8 करोगे तो भी 48 आएगा। तो यहां से आपको एक बढ़िया सी चीज देखने को मिलेगी, 6 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 5। अगर ऐसा है कि यहां पर भी इस गुणा में भी 6 है, इस गुणा में भी 6 है, तो इस 6 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। फिर ब्रैकेट लगा के 3 ये वाला, ये प्लस और ये वाला। ठीक, तो इस तरह से लेते हैं। इसको मैं कहता हूं कि 6 कॉमन ले लिया। ठीक, जब भी मैं बात करूं कॉमन लेने की तो इसका मतलब दोनों फैक्टर्स में क्या है, 6 एक जैसा है। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये वाला जो गुण है ये और कुछ नहीं है, ये वितरण गुण ही है। ठीक, तो इसी तरह से मान लिया मेरे पास कोई और संख्या है 12 गुणा 5 प्लस 12 गुणा 7, तो 12 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, गुणा में यहाँ गुणा लगा दो, चाहे 5 प्लस 7। ठीक, अब कोई और ले लो कि जैसे मान लिया मैंने 100 गुणा 3 ले लिया प्लस 100 गुणा 8 ले लिया, तो 100 कॉमन लिया, गुणा में 3 प्लस 8। ठीक, तो ये जो गुण कहलाता है इसको कहते हैं वितरण गुण। क्या कहते हैं, वितरण गुण। कई बार इस वितरण गुण को हम उल्टा भी लगा देते हैं। उल्टा कैसे लगा देते हैं, मान लिया आपके पास ये है कि 5 गुणा 3 प्लस 8, तो 5 गुणा 3 कर देते हैं प्लस 5 गुणा 8 कर देते हैं। ठीक, तो ये जो गुण है ये कई सवालों को बड़ा आसान कर देगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, और जब हम इनका सवालों में प्रयोग करेंगे, जब सवाल बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, आप कहोगे सर ये तो बड़ी कमाल की चीज है, तो हमें तो सवाल करने में जोर ही नहीं आता। अब देखो, जैसे इसी वितरण गुण का एक कमाल दिखाता हूं आपको कि जैसे हमारे पास ये 7वां उदाहरण है, 126 गुणा 55 प्लस 126 गुणा 45, 126 गुणा 55 प्लस 126 गुणा 45। तो 126 यहाँ पे, 126 यहाँ पे, तो 126 ले लिया कॉमन, गुणा में 55 प्लस ये 126 तो बाहर आ ही गया 45, तो 126 गुणा 55 प्लस 45 कितना हो गया, 5 5 10 की 0 हासिल 1 और 4 5 और 5 10, 100 हो गया। तो 126 को 100 से गुणा करोगे 126 126 और आगे 2 0। ठीक, ये आ गया आपका उत्तर। ठीक, तो देखो अगर मान लिया आपको ये वितरण गुण नहीं लगाना था, पहले 126 को 55 से गुणा करोगे, फिर 126 को 45 से करोगे, फिर उन दोनों का जोड़ करोगे, तो कितना टाइम लगेगा। यहाँ से काम क्या हो गया, फटाफट हो गया। और देखो कहता है वितरण गुण का प्रयोग करके 12 गुणा 35 करो, 12 गुणा 35। तो इसमें 12 को हम लिख लेते हैं 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 गुणा 35। अब 10 की 35 से अलग गुणा कर दो और 2 की 35 से अलग गुणा कर दो। 35 दाएं 350 और 35 दूनी 70, इन दोनों को जोड़ लो, 0 7 और 5 12, 1 1 और 3 4 420 आ जाएगा। ठीक, तो सीधी गुणा करने के बजाय जो है इस तरह से एक 10 वाला ले लो और दूसरा कोई और ले लो। ठीक, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो 30 प्लस 5 कि 12 गुणा में 30 प्लस 5 भी कर सकते हो कि 12 की पहले 30 के साथ 12 30 36 360 और 12 5 60। ठीक, और इन दोनों को जोड़ोगे
तो ये भी कितना आएगा, 420 आएगा। तो ये मैंने शॉर्टकट में समझाया, अगर आप इसको बड़े तरीके से करना हो तो इस तरह से आप थोड़ा सा अलग अलग गुणा लिख के इसको कर देना। ठीक, अब आगे 5वां उदाहरण है। कहता है एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपए और दूध के लिए 4 रुपए लेती है। इन मदों में आप 5 दिनों में कुल कितना व्यय करते हैं। तो देखो 20 रुपए तो हो गए लंच के लिए और 4 रुपए हो गए दूध के लिए, तो एक दिन का खर्च कितना हो गया, एक दिन का खर्च 20 तो दूध के हो गए और 20 तो लंच के हो गए, 4 दूध के हो गए। ठीक, ऊपर लिख लेना एक दिन का लंच का खर्च, एक दिन का लंच का खर्च हो गया 20 रुपए और एक दिन का दूध का खर्च 4 रुपए, एक दिन का कुल खर्च। ठीक, अब 5 दिनों का कुल खर्च, 5 दिनों का कुल खर्च। अब जो एक दिन का खर्च है उसको 5 से गुणा कर देंगे। अब ये गुणा वाला पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 5 पहले इसको करके दिखा दो, 20 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 5, 20 5 100 और 4 5 20, कितना हो गया 120। तो इस तरह से आप लोगों ने ये सवाल करने हैं। अब बस 2 छोटे छोटे पॉइंट और बताता हूँ, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा हमारा। अब देखिए कि एक तो होता है योज्य तत्समक और एक गुणात्मक तत्समक। ये क्या चीज होती है, देखने में नाम अलग से लगते हैं, वास्तव में 0 को तो हम कहते हैं योज्य तत्समक और 1 को कहते हैं गुणात्मक तत्समक। ये याद रखना है। योज्य तत्समक तो क्या है 0 और गुणात्मक तत्समक क्या है 1। क्यों, तत्समक का मतलब जो ऐसा का ऐसा रख दे। जैसे मान लिया कोई संख्या है 20 में मान लिया मैंने 0 जोड़ दी। योज्य का मतलब जोड़ करने पर कोई संख्या ऐसी की ऐसी रह जाए। ठीक, तो एक ऐसी संख्या जिसमें कोई भी संख्या जोड़े तो वो संख्या ऐसी की ऐसी रह जाए, वो संख्या जो है क्या कहलाती है, योज्य तत्समक। योज्य मतलब जोड़ने पर वो संख्या ऐसी की ऐसी रह जाए, वो है योज्य तत्समक। ठीक, चाहे पहले 0 जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से कोई भी आप संख्या ले लो, जैसे मैंने 100 ले लिया, 100 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 100 ही आएगा। यानी ये 0 क्या करती है, किसी भी संख्या में जुड़ने पर उस संख्या को ऐसा कैसा रख देती है, इसलिए योज्य तत्समक है। ठीक, और 0 में चाहे 100 जोड़ लो तो अभी क्या रहेगा 100। तो इसी तरह से गुणात्मक तत्समक, तो ये 0 क्या करती है, किसी संख्या में जुड़ने पर उस संख्या को ऐसा कैसा दे देती है। इसी तरह से 1 क्या करता है, किसी संख्या को गुणा करने पर ऐसा कैसा रख देता है। मान लीजिए 100 को अपन 1 से गुणा करी तो 100 का 100 ही रख दिया, तो 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। मान लिया आपने कोई और संख्या ले ली, 25 ले ली, 25 को आपने 1 से गुणा करी तो 25 एकम 25। 1 क्या करता है, किसी संख्या को गुणा करने पर उसको एज इट इज रख देता है, ऐसा का ऐसा रख देता है, इसलिए 1 गुणात्मक तत्समक है। चाहे 1 की पहले गुणा करो चाहे बाद में गुणा करो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना आप लोगों ने कि योज्य तत्समक क्या है, योज्य तत्समक कि किसी संख्या में क्या जोड़े कि वो संख्या ऐसी की ऐसी रह जाए, योज्य तत्समक क्या है 0। और गुणात्मक तत्समक ये है 1। ठीक, किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। तो बेटा ये आपने याद रखना है। तो आज का जो आपका होमवर्क है, होमवर्क में आपको एग्जाम्पल करने हैं, यानी उदाहरण करने 1 से 7 तक। ठीक, उसके बाद ये वाली चीज भी आपने लिखनी है कि योज्य तत्समक क्या है, गुणात्मक तत्समक क्या है। उससे पहले मैंने आपको जो समृद्ध गुण वगैरह बताए हैं और क्रम विनिमय गुण बताया है, शास्त्रीय गुण बताया है, उन तीनों का आपने जो है एक एक पेज पर उदाहरण सहित 3 पेज आपने बनाने हैं। ठीक, और ऊपर लिखना आपने पूर्ण संख्याओं के
गुण, पहला समृद्ध गुण, दूसरा क्रम विनिमय गुण और तीसरा जो है शास्त्रीय गुण। ठीक, और ये वितरण गुण है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको जस्ट सीधा आना चाहिए क्योंकि ये तो उदाहरण में क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये उदाहरण करने के बाद ये चीज नोट करके डाल लेना, योज्य तत्समक ये और गुणात्मक तत्समक ये है। इतना करने के बाद जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रश्नावली 2.2 के सवालों को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने ये लेक्चर अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक, ताकि वो प्रश्नावली अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए।